आनंदित होंगे और इस चुनौती का मुकाबला कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आज मैं लगभग शिक्षा के 21वें संवाद में आपके साथ जुड़ा हूं और इसलिए मैं आप फिर संवाद में आपका अभिनंदन कर रहा हूं। मुझे याद है कि पिछली बार 11 मई को भी मैं आपके साथ जुड़ा था और आचार्य देवो भव हो या जल सुरक्षा का हो या वृक्षारोपण का है, योग का है, फिट इंडिया का हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो या परीक्षाओं को लेकर के हो, चाहे मनोदर्पण का हो, एक के बाद एक तमाम समय में लगातार मैं आपसे संवाद करता रहा हूं और आपके माता पिता से भी संवाद करता रहा हूं, अध्यापकगण से भी संवाद करता रहा हूं। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि विश्वविद्यालयों के स्तर, जहां स्कूली स्तर पर मैंने संवाद किया, वहीं विश्वविद्यालय स्तर पर भी लगातार संवाद किया और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर के भी हमने लगातार चर्चाएं की और इसी श्रृंखला में लगातार संवाद के माध्यम से समाधान की ओर हम गए हैं और इसको देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है, जब हम संवाद की श्रृंखला को और उसके समाधान की ओर लेकर के गए हैं। मुझे लगता है कि इस विमर्श के जो हम लोग लगातार विमर्श गए हैं पीछे के दिनों में जो हुआ, अब काफी समय बदल गया। उस विचार और विमर्श के बाद जो बदला है वो बोर्ड की परीक्षाएं हो गई हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठ चुके हैं, उसका भी रिजल्ट आपके पास आ गया है, कॉलेजों की कट ऑफ लिस्ट अभी जारी हो चुकी है और एक नजर अकादमिक सत्र की ओर भी अब हमने शुरू कर दिया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस चुनौती पूर्ण समय में परिवर्तन को अपनाते हुए जिस सफलता पूर्वक आपने अपने जीवन के इस समय को आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षा विभाग लगातार जिस तरीके से आपके साथ लगातार संवाद और विषयों पर जुड़ा रहा है, मैं शिक्षा विभाग, भारत के शिक्षा मंत्रालय को और सभी देश के राज्यों के शिक्षा मंत्री और उनके सभी उनके टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत विषम परिस्थितियों में भी हमने शिक्षा के इस अभियान को रुकने नहीं दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ जो दिनचर्या बिताती थी, टिफिन में साथ साथ खाने का विषय हो या मस्ती का विषय हो, प्रोजेक्ट तैयार करने का विषय हो या प्रयोगशाला में अनूठे विषयों को उभारने का हो, स्वाभाविक ही है कि वो आपके अनुभव हैं और आजकल आप सब इन अनुभवों को, उन खूबसूरत यादों को आप सजो रहे होंगे, क्योंकि जो खूबसूरत यादें हैं वो हमारे जीवन की धरोहर होती हैं और हमारी स्मृतियां, जीवन के ये पल हमारे मस्तिष्क में जो सदैव जिंदा रहती हैं, वो हमको आगे बढ़ने की न केवल प्रेरणा देती है बल्कि वो सुकून भी देती है। और जब सुकून प्रदान होता है तो आदमी को आगे बढ़ने का फिर एक मौका मिलता है, आगे बढ़ने का भरोसा मिलता है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हम अपने स्कूली जीवन में लौट आएंगे और जो ये परिस्थितियां हैं इनका मुकाबला करते हुए, क्योंकि बहुत तेजी से परिस्थितियां अभी भी बदल रही हैं, हम फिर स्कूल में आएंगे और अपनी पढ़ाई को उसी ढंग से विधिवत जारी रखेंगे। मैं समझता हूं कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने माई बुक माई फ्रेंड एक अभियान लिया था, याद होगा आपको, तो मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा जरूर कि पेन फ्रेंड कल्चर, उस संस्कृति जो चिट्ठी पत्री की संस्कृति होगी, आप अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे होंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होंगे और ऐसे मौके पर जो क्रिएटिव आपने किया होगा, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि आप कुछ न कुछ विशेष करके आप करेंगे, वो आपने किया भी होगा, कर भी रहे होंगे, तो अपने मित्रों के साथ जरूर आप उसको बांट रहे होंगे और जब ये
लेखन जो पत्र लेखन का जो आपका होगा वो आपकी भविष्य के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को एक छात्र ने पत्र लिखा और हमको भी बहुत सारे इस तरीके के पत्र आए, जब उस छात्र ने कहा कि इस कोविड के संकट के दौरान मेरी माँ ने मुझको सिलाई कढ़ाई के अनुपम वो सिखलाई हैं और अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ ऐसी चीजें कर पा रहा हूं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे भिन्न भिन्न आर्ट में पेंटिंग हो, चाहे वो क्रिएटिव तमाम प्रकार के लेखन से, कहानियां लिखने से लेकर के कार्टून तक, और आपने भिन्न भिन्न क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोगात्मक जो विज्ञान के अपने घर की वस्तुओं पर जोड़ जोड़ करके आपने कई प्रकार के प्रयोग भी किए। मुझे बहुत खुशी है जब मैं आप मुझसे संवाद करते हैं तो मेरा भरोसा और बढ़ जाता है कि नहीं, मेरे देश के पास, मेरे भावी पीढ़ी में इतनी क्षमता है, प्रतिभा है और हर समस्या में समाधान करने का रास्ता है और उसमें वो विजन है। तो मुझे लगता है कि ये जो पत्र आप लिखेंगे ये ऐतिहासिक विरासत और परिवर्तन के साक्षी भी भविष्य में बन सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप इस समय का अच्छा सा उपयोग कर रहे होंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पढ़ने की आदत को बनाए रखना चाहिए, आपको याद होगा जब वो हमारे साथ कभी परीक्षा पर चर्चा पे मिल जाते हैं, कभी हैकाथॉन में मिल जाते हैं, कभी ध्रुव तारे में मिल जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हमसे बेहद लगाव है और वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमारी जो आगे की जो नया भारत है, उस नए भारत के शिल्पी हैं आप। जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है उसके आप शिल्पी हैं और इसलिए वो कहते हैं कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं है और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो देश को लीड करेंगे, आप रीड करेंगे तो देश को लीड करेंगे। मुझे भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये वाक्य है हम हमेशा मन में संजो करके रख रहे होंगे। जैसे आपने जन्मदिन के समय, पीछे के समय हमने कहा था कि एक पेड़, जब आप अपने जन्मदिन को मनाते हैं तो एक पेड़ का जरूर रोपण आप करेंगे। और मुझे ये खुशी है कि न केवल आपने उसको किया बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी आपने प्रेरित किया। मेरे पास तमाम ऐसी सूचनाएं हैं, मेल है, संदेश हैं, जब छात्र छात्राओं ने कहा कि न केवल हमने बल्कि हमने अपने परिवार के लोगों को भी, जब जन्मदिन पर बजाय होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जाने के बजाय हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, कुछ रचनात्मक काम किए, उनके जिसका भी जन्मदिन था उससे भी आगे प्रेरित किया कि नहीं, वो भी अपने जन्मदिन पर जरूर एक पेड़ लगाएं। मुझे बहुत खुशी है कि आप परिवर्तन के ध्वजवाहक भी बन रहे हैं और आपने एक नई संस्कृति को भी पैदा किया कि अपने जन्मदिन पर आप पुस्तक को भेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पठन पाठन की जो संस्कृति है ये हमारी जो ताकत है उसको और बढ़ाएगा। कुछ राज्यों ने पीछे के समय, जब हमने राज्यों पर इस बात को छोड़ा था और अब बार बार आप पूछ रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे, और देश के विभिन्न राज्य, देश 130 करोड़ लोगों का देश आप समझ सकते हैं और इस देश, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और ऐसे में हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया था कि वो अपने राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने स्कूलों को खोलें। पीछे के समय में 17 राज्यों ने अपने स्कूलों को खोला है। हालांकि अभी छात्र संख्या बहुत कम जा रही है, लेकिन जैसे जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने आपकी सुरक्षा और आपकी शिक्षा, ये दोनों बहुत जरूरी है। आपकी सुरक्षा पहले और आपकी शिक्षा फिर उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहे। और इसलिए जो अध्ययन, सीखने और सिखाने की जो ये लॉकडाउन के दौरान की जो ये प्रक्रिया में थोड़ा सा व्यवधान आया है, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी ये व्यवधान दूर होगा।
लेकिन आपका जो उत्साह है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तो पीएम ई विद्या जैसे व्यापक पहल जो शुरू हुई है और डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन और रेडियो के माध्यम से के मदद से 33 करोड़ छात्र छात्राओं तक जो पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करने की कोशिश की है, ये दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि इस देश की यदि आप देखेंगे तो 1000 से अधिक यहाँ विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1 करोड़ 9-10 लाख अध्यापक हैं और 15 लाख से भी अधिक इस देश में स्कूल हैं। और यदि छात्रों की संख्या को मैं कहूंगा तो जितनी कुल आबादी अमेरिका की नहीं, उससे भी ज्यादा 33 करोड़ से भी अधिक इस देश में छात्र छात्रा हैं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया का कितना बड़ा विस्तार लिए हमारा देश है। और इसीलिए हमने स्वयं है, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, तमाम आईआईटी, पाल, शिक्षा वाणी, पॉडकास्ट और साइन लैंग्वेज जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और प्रज्ञाता गाइडलाइन के माध्यम से समय समय पर विभिन्न निर्देश भी लगातार स्कूलों को जाते रहे, जो आप तक आते रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सीबीएसई द्वारा जो आयोजित 10वीं कक्षा की जो परीक्षा हुई, उसमें 91% छात्रों ने सफलता अर्जित की है ऐसे समय में भी। और इस परीक्षा में कुल 17,50,000 छात्र बैठे थे और जिसमें 16 लाख से भी अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 13 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा में 500 अंकों में से 499 अंकों तक लेकर के टॉप किया। कितनी बड़ी बात है, 13 छात्र जो 500 में से 499 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 99% से अधिक छात्र छात्री इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं और सीबीएसई को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जो सफलता का शानदार प्रदर्शन आपने किया है। और सीबीएसई की 21वीं जो 12वीं की जो क्लास है, उसका रिजल्ट भी अद्भुत था। 12 लाख छात्रों में से 10,50,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए और छात्रों की सफलता का प्रतिशत पिछले वर्ष के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि कोविड के इस दौरान भी आप लोगों ने जिस तरीके से, जिस हौसले के साथ अपनी परीक्षाओं को दिया है, वो अद्भुत है। त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे क्षेत्र में छात्रों ने इन परीक्षाओं में जिस तरीके का अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं उन सभी छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और ये भी मुझे अच्छा लगा कि अब सीबीएसई ने अपने उससे फेल शब्द को ही हटा दिया है। परीक्षण प्रक्रिया से फेल शब्द को हटा दिया है। अब कोई फेल नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धा और आगे तेजी से बढ़ेगी। और किस ढंग से उसकी आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से उसको अब नई चुनौतियों का मुकाबला करना है, आपके लिए बड़ा मैदान खाली है। परीक्षा से जुड़े जो मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर करने की दृष्टि से भी ये बहुत अहम कदम हम लोगों ने उठाए हैं। और सीबीएसई की जो 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उसको 30% इस पाठ्यक्रम को भी सीबीएसई ने कम किया है। मैं ये समझता हूं कि जो नीट जेईई की जो परीक्षाओं से जुड़ा विषय है, वो भी आपके सामने कई बार लगातार आ रहा है और मुझे लगता है अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इसको करके। जेईई और नीट की परीक्षाएं क्या हूं, कैसे हूं, कब हूं, क्या हूं, और हूं नहीं हूं, बहुत सारे सवाल जरूर आपके मन में उथल पुथल मचा भी रहे होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जेईई की समय पर परीक्षा दी, आपके वर्ष को खराब नहीं होने दिया। जेईई एडवांस के समय पर परीक्षा की और नीट की भी समय पर। और नीट दुनिया का इस कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है और बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से हुआ
और आप सबको मालूम है कि जब जेईई और नीट की परीक्षा हमने करवाई थी तो उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, विशेष करके जो बिहार में जो आम चुनाव हुआ था विधानसभाओं का, उसमें चुनाव आयोग ने बाकायदा जेईई और नीट में जिस तरीके से व्यवस्था की गई उसका उदाहरण लेते हुए उस चुनाव को कराया था, और वो भी सफलतम चुनाव हुआ था, जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने मतदान को उपयोग किया था। ये छोटी बात नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक देखने लायक बात है, एक समझने वाली बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। जो नीट का एग्जाम है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 5.14% अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये भी अपने में रिकॉर्ड है। और जो वैयक्तिक दूरियां और सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों ने की है, उसमें हमने परीक्षा केंद्रों को जरूर बढ़ाया था। 52% के करीब लगभग हमने बढ़ा करके उनको 3,862 परीक्षा केंद्रों को स्थापित किया था। तो उसको हमने 52% इसलिए बढ़ाया ताकि जो सुरक्षा के दृष्टि से दूरियां वो हों, और क्योंकि हमारे लिए आपकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जेईई की परीक्षा के लिए भी हमने जो सेंटर बनाए थे एग्जाम के, वो 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए थे, और 99% छात्रों को उनकी पहली प्राथमिकता क्या है उनको वो सेंटर दिया था। ये भी पहली बार हुआ, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। यदि उसको चेंज करना पड़ा तो अंतिम क्षण तक भी ऐसे अवसर आए। ये भी पहली बार हुआ जब इतने ज्यादा केंद्र के, पहली बार हुआ जब उनको दोबारा मौका मिला, पहली बार हुआ जो 99% छात्रों को जहां वो अपना केंद्र चाहते थे उनको उनके अनुरूप केंद्र मिला, उनके जो निकटस्थ केंद्र था। अब मुझे लगता है कि जैसे आप ने बार जब आप मुझे मेल भेजते थे, मेरे ट्विटर पर चर्चा करते थे कि ऐसा समय है कि जब हम बाहर नहीं निकल सकते और हमको नीट की परीक्षा को देना है, तो कैसे हम अभ्यास करें। तो मैं एनटीए के डीजी को भी इस अवसर पर बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल टेस्टिंग ऐप, एक नया ऐसा ऐप बनाया था जिसपे आप लाखों छात्रों ने अपनी परीक्षा को स्वयं लिया था, और उसी का परिणाम था कि आप में आत्मबल बना। आपके घर पर ही पूरा ऐसा केंद्र दे दिया था आपके मोबाइल पर, जब आपको इस बात का गर्व होगा और आपको आत्मविश्वास हुआ होगा कि हाँ, जो परीक्षा आपने दी है वो कितना सहायक आपके लिए साबित हुआ है। मुझे खुशी है कि सीबीएसई ने भी एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग की सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई है, और इसके माध्यम से 75 काउंसलर भारत में और 22 काउंसलर जापान, ओमान, सऊदी अरब, नेपाल, कुवैत जैसे देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आपको याद होगा और आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि हमारे सीबीएसई के पूरी दुनिया में स्कूल है, और लोगों में सीबीएसई के स्कूलों में जाने की दुनिया के जाल। अभी कुछ दिन पहले मैं ओमान से जुड़ा था, और ओमान के शिक्षा मंत्री और सब लोगों ने इस बात को कहा कि ये जो सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसमें उत्कृष्टता है। वहाँ दर्जनों स्कूल हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत सारे देश में, लगभग 27-28 देशों में ये स्कूल है सीबीएसई के। आपको याद होगा कि जब ये बार अभिभावकों से और आप लोगों से ये आया कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मानसिक दबाव बढ़ रहा है और अवसाद में जाने की स्थिति होती है, तो हम लोगों ने तुरंत आपसे विचार विमर्श परामर्श करके हम लोगों ने मनोदर्पण जैसे महत्वपूर्ण हम कार्यक्रम को, योजना को लाए थे, और उस मनोदर्पण में आज 300 से भी अधिक ऐसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक है जो लगातार आपसे संवाद कर रहे हैं, और उनके एक
जो पोर्टल है उनकी वेबसाइट में जाकर के तमाम प्रकार की वो गतिविधियां, जब भी कोई परेशानी आपको होती है आप उस वेबसाइट का अध्ययन कर सकते हैं, उससे अपनी सूचनाओं को निकाल सकते हैं और जरूरत पड़े तो सीधे 24 घंटे वो 300 डॉक्टर आपके लिए हेल्पलाइन के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही थी कोविड के, और अभी भी उस संकट से उभरी नहीं है, ऐसे वक्त में हमारे देश में एक वरदान के रूप में नई शिक्षा नीति का उदय हुआ है। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने बहुत उत्सव के साथ उसको स्वीकार किया है, और आप सबको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार था, सबसे बड़ा नवाचार था, जो ग्राम प्रधान से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक जो परामर्श हुआ हो, छात्र से लेकर अभिभावक तक परामर्श हुआ हो, विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर के और अध्यापक तक हुआ हो। और मैं समझता हूं कि इसकी प्रशंसा देश ने जहां चौतरफा इस नई शिक्षा नीति की प्रशंसा हुई है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे विशेषज्ञ हो, चाहे कोई संस्थाएं हो, ग्राम सभा से लेकर के पार्लियामेंट तक उसमें बहस हो, और उसके बाद भी उसको पब्लिक डोमेन में डाल करके 2 लाख से भी अधिक उस पर सुझाव मिलते हों, और एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद वो शिक्षा नीति बनती हो, जो इस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में हुआ, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और इसकी आज पूरी दुनिया के देश अब ये कह रहे हैं कि हम इस नई शिक्षा नीति को, भारत की एनईपी को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। अभी आपको कुछ ही दिन पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि जो भारत ज्ञान का केंद्र था पहले, उन्होंने इस बात के लिए शिक्षा मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है कि फिर भारत जो उसकी जो पूरे विश्व में जो भारत गुरु था, उस भारत के गुरुत्व का पुनरुद्धार इस नई शिक्षा नीति में देखने को मिल रहा है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अभी कल ही में जब यूएई के शिक्षा मंत्री जी से मिला, संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री जी ने, जिनके साथ 1-1.5 घंटा हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई, बहुत प्रशंसा इस नई शिक्षा नीति की और बहुत सारी चीजों पर दोनों देश किस तरीके से हम और शिक्षा को और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस दिशा में उन्होंने अपेक्षा की कि क्या क्या आगे हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति आपके लिए तमाम अवसरों को लेके आई है, व्यापक परिवर्तन और व्यापक सुधारों के साथ आई है। इस नई शिक्षा नीति, ये जो आपके भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है ये, और ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत की बात की है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, उस श्रेष्ठ भारत की, उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला ये नई शिक्षा नीति बन करके आई है। मुझे भरोसा है कि ये नई शिक्षा नीति आपको विकल्प भी देगी और अवसर भी देगी। इसकी मदद से आप रिफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। और ये जो शिक्षा नीति है, ये सामान्य नहीं, ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। और इसीलिए पूरी दुनिया को बहुत अच्छा उत्साह इस शिक्षा नीति को लेकर का है। ये भारत केंद्रित भी है, ये जीवन मूल्यों से जुड़ी भी है। आज दुनिया आज जिस संकट से होकर के गुजर रही है, उसमें अब उनको लगता है, महसूस होता है कि नहीं, भारत की जो जीवन मूल्यों से जुड़ी शिक्षा थी, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार भी था, लेकिन उसकी मूल रीढ़ जीवन मूल्यों की शिक्षा होती थी, वो फिर भारत केंद्रित नई शिक्षा नीति नए बदलावों के साथ आपके सामने आई है। आप इस नई शिक्षा नीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
उस आपके माध्यम से ही इसको और आगे बढ़ना है। और आज फिर हम एक बार विमर्श के लिए आए हैं। मैंने मोटी मोटी बातें आपसे कही हैं, जोड़े हैं। अभी भी आपके मन में कुछ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और मैं लगातार देख रहा हूं कि एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं, आए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। मैं आपको शुभकामनाओं के साथ शुरू करता हूं कि आपके मन में इसके बाद भी यदि कोई, क्योंकि आपके कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावों को मैंने निचोड़ करके कुछ चर्चा किया और अभी भी लगातार आपके सुझाव आते रहे हैं। अभी भी आपको कुछ प्रश्न करना हो तो आप करिए। जी, जिज्ञास कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरा नाम जिज्ञास है और मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। हम लोगों को स्कूल बंद होने की वजह से लैब में जाने और प्रैक्टिकल करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। क्या हम लोगों की सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द या पोस्टपोन होंगी? जिज्ञास, ये बात बिल्कुल सही है और आपका जो कहना है कि आपको वो नहीं मिल पाया, और क्या जो मौका नहीं मिल पाया तो क्या ये प्रैक्टिकल स्थगित होंगे या बंद होंगे या आगे के लिए होंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं जिज्ञास की जो सीबीएसई का जो बोर्ड है उसमें जो प्रैक्टिकल होते हैं वो स्कूली स्तर पर होते हैं, और इसलिए यदि ऐसा लगेगा कि संभावनाएं नहीं दिखेंगी कि आप अपनी लैब में जा पा रहे हैं और प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, वैसे तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में अब परिस्थितियां अनुरूप होंगी, अनुकूल होंगी। लेकिन यदि ऐसा लगेगा कि अभी भी परिस्थितियां अनुरूप नहीं हो रही, अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि यदि लैब में प्रैक्टिकल नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तो परीक्षाएं कैसे करके दी जाएंगी। तो इस दिशा में निश्चित रूप में जो आपका सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, उस सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे। जी, दूसरा प्रश्न अविषम आप कह रहे हैं कि यदि हम प्रतियोगी परीक्षा से 10 से 20% पाठ्यक्रम को हटा दें और शेष पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ अतिरिक्त समय दें तो यह सबसे बड़ा अच्छा काम होगा, और परीक्षा रद्द नहीं करें लेकिन छात्रों को अतिरिक्त समय दें। विश्वम, आपकी बिल्कुल सही बात है और आपने जो कहा है कि 10 से 20% उसको कम कर दें और थोड़ा सा समय बढ़ा दें, आपका जो विचार है बिल्कुल सही है। और आपको मालूम है कि कुछ तो अभी 10 से 20%, क्या सीबीएसई ने तो 30% तक अपने पाठ्यक्रम को कम किया है, और आपने कहा है कि आगे समय थोड़ा सा और मौका मिलना चाहिए। यदि ऐसी ही परिस्थिति रही, आपको याद होगा कि पिछली बार हमको 1 बार, 2 बार, 3 बार परिस्थिति जन्य निर्णय लेने पड़े थे। कब तो परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद फिर पीछे गए, हम लोग इस आशा में रहे कि अब होता है तब होता है, और हमने 2 बार या 3 बार लगभग उन तिथियों को परिवर्तित किया है और वो वक्त आपको मिला है। यदि कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि वो आपको समय चाहिए, उस समय का विस्तार करना है, तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन आपकी बिल्कुल जो बात है वो सही है, और आप जैसे बहुत सारे, कम से कम जो आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं देख रहा हूं जो मेरे को सुझाव है उसमें भी बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं जो आपने सुझाव दिए। जी, प्रियांशु कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस से हटाए गए चैप्टर्स को लेकर के छात्रों और हमारे शिक्षकों के बीच अभी भी काफी संदेह, भ्रम बना हुआ है। क्या हटाए गए चैप्टर्स के विषय में पृष्ठ संख्या के साथ साथ एक डिटेल हमें वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है? प्रियांशु, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कई और छात्रों का भी है,
और मुझे लगता है, और कुछ छात्रों ने ये भी कहा जब ये प्रश्न आए तो बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि नहीं, हमारे स्कूल ने उस जानकारी हमको प्रदान कर दी है। ये जो सीबीएसई का बोर्ड है, इसकी आप यदि साइट पर जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा जी ने मुझे बताया, और हमारी जो सचिव है स्कूली शिक्षा अनीता जी ने मुझे बताया कि हमने ऑलरेडी उस सीबीएसई बोर्ड का जो पेज है, जो उसका साइट है, उस साइट पर ऑलरेडी इसको डाला हुआ है। तो आप उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और उन्होंने सभी स्कूलों को भी भेज दिया। मैं आपके माध्यम से, मेरे साथ स्कूलों के सभी प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे तक, सभी छात्रों तक जो सीबीएसई की ये सूचनाएं हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से क्या हटाया गया है, उसमें साफ साफ है कितना हटाया गया है, किस पृष्ठ का क्या हटाया गया है, तो उसमें बहुत स्पष्ट जानकारी है। ये भ्रम रहना नहीं चाहिए और छात्र और अध्यापक के बीच भी नहीं रहना चाहिए। ये प्राचार्यों को मैं अनुरोध करूंगा, सभी स्कूलों के प्राचार्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उसको देखें और अपने अध्यापक गण को भी उस जानकारी को दें और अपने छात्रों तक हर हालत में इसको पहुंचाएं, लेकिन इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जी जी, चौथा प्रश्न अभय सिंह, सब बोर्ड की परीक्षाएं अक्सर मार्च की शुरुआत में हो जाती हैं, किंतु हमें नए पेपर पैटर्न को समझने, लिखने और अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा आगे बढ़ सकता है? तो आप कह रहे हैं कि परीक्षाएं अक्सर मार्च में शुरुआत में हो जाती हैं और नए पैटर्न को समझने और लिखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पीछे के समय, जब बोर्ड की परीक्षाओं का जो समय होता था, वो पहले ही हम लोगों ने निश्चित किया है और आपको समय मिलता है निश्चित। इतना समय पहले ही घोषित हो जाएंगी तिथियां, तो उन घोषित तिथियों में आपको आगे अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है और आपकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम समय समय पर देखेंगे कि आपको तैयारी का पूरा मौका मिले या न मिले, हम आपके साथ हैं। जी सुधा जी, सर अगर बोर्ड के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे निश्चित होगी? क्योंकि एसओपी का पालन करने के बावजूद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों में संक्रमण की सूचना मिली है। सुधा, तुमको मालूम है, आपको मालूम है सुधा कि ये तो यदि कोई स्कूल में भी नहीं आए तो भी घर में भी हो जा रहा है, और जब उसका पालन ठीक हो जाता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट भी करा लेते हैं। जब उसका पालन ठीक होता है तो बिहार जैसे राज्य में आम चुनाव भी हो जाते हैं। अपने हाथ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परिवार और छात्र ये दोनों मिलकर के अपनी सुरक्षा, मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करेंगे जब जैसे आप बाहर निकलते हैं, और जो आपका व्यक्तिगत दूरी बना करके रखेंगे, इसका पालन होगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये उससे आया होगा। क्योंकि यदि आपने ठीक से पालन किया है, यदि ठीक से पालन हुआ है, तो हमने नीट इसका दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा। 14-15 लाख छात्र परीक्षा में बैठ जाते हों, और मुझे लगता नहीं कि कोई उदाहरण होगा, तो एक आध उदाहरण ऐसा हो सकता है अपवाद के लिए, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा भी कराई है। इसलिए सुधा, जब भी ये स्कूल खुलेंगे, वो स्कूल के प्रबंधकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, अभिभावकों से भी, और जो बस में या गाड़ी में जो बच्चे जो आ रहे हैं घर से जैसे निकलते हैं, वो
हर एक कदम पर उस सुरक्षा निर्देशों का जरूर पालन करेंगे, और स्कूल यदि उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि उससे किसी को प्रभावित वो नहीं होगा। लेकिन चौकसी हमको स्कूल में भी रखनी पड़ेगी, यातायात में भी रखनी पड़ेगी, और अपने घर से आते समय भी रखनी पड़ेगी, और एक एक कदम पर घर जाने तक, पहुंचने तक हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सावधानी आपको भी रखनी है, आपके चालकों को भी रखनी है, आपके प्रबंधकों को भी रखनी है, आपके अभिभावकगण को भी रखनी है, अध्यापक को भी रखनी है, और प्रिंसिपल को तो रखनी ही रखनी है। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर के उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो काफी कुछ सुरक्षा हमारी रहेगी। जी हाँ मनीष। मनीष जी, सर बोर्ड की परीक्षाओं का सिलेबस और कम करने की जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है मनीष तुम्हारी कि सिलेबस कम करने की आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन आगे हम लोग बढ़ाते ही हैं और बढ़ाया ही हमने। आपको तो मालूम है कि हमने समय समय पर थोड़ा सा प्रश्न दिवस जो समस्याएं सामने आई हैं उसको किया है, और सिलेबस को कम इसलिए नहीं किया है कि हमको कम करना है, परिस्थितिवश किया है, क्योंकि ज्यादा दबाव ना हो, तनाव ना हो, ज्यादा बोझ और भार ना हो। ऑनलाइन पर किस तरीके से अध्यापक और अभिभावक मिल करके आपके साथ आपकी सुरक्षा भी हो और मनस्थिति भी में कोई दबाव और तनाव न हो, इसलिए उसको कम किया। लेकिन जैसी सामान्य स्थिति होगी मनीष, आपकी तरह बहुत सारे छात्रों ने, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा सर ये पाठ्यक्रम पूरा हो तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि उन सभी को, आपके माध्यम से उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि ये पाठ्यक्रम को कम करने का जो आपका है वो परिस्थिति जन्य है, और यदि सामान्य स्थिति आएगी तो आपका पाठ्यक्रम आपके साथ साथ चलेगा, बढ़ेगा, और आप उसको पूरा करेंगे। जी आपने अभय क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि सीबीएसई ने बोर्ड के सिलेबस को कम कर दिया है, यानी हमारे ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो चुका है, ऐसे में जेईई मेंस में सिलेबस को कम करने की क्या आवश्यकता है? आपने अबे बिल्कुल सही पूछा है, और आपका शायद तात्पर्य ये है कि यदि इधर का सिलेबस कम हो जाता है तो क्या जेईई, चाहे वो मेंस है चाहे जेईई वो एडवांस है, क्या इसका जेईई का भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम होगा, परिवर्तन होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं, और हम लोग जो कम हुआ है आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने प्रश्नों किस ढंग से किए जाएं कि जो यदि 10%, 20%, 30% जो कम हुआ है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कम नहीं किया, कुछ बोर्ड ऐसे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने ही केवल 30% कम किया है, बहुत सारे राज्यों के बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम कम नहीं किया है। तो इस पर विचार कर रहे हैं हम कि किस सीमा तक प्रश्न पूछे जाएं ताकि वहां तक भी कवर हो जाए, और जिसने वहां तक किया वो भी कवर हो जाए। का मतलब यदि 100 प्रश्न आते हैं तो आपको 120 ही करने हैं, 120 प्रश्नों में वो भी कवर हो जाएंगे जिसने 20% या 30% कम पढ़ा है। तो इस पे हम विचार कर रहे हैं, और उस विचार के क्रम में जिसने पूरा पढ़ा होगा, पूरा सिलेबस किया, वो भी पूरा का पूरा, यदि उसको नॉलेज है तो वो पूरा का पूरा कर सकता है। लेकिन यदि 10-20% कम वाला है और उसको पूरा का पूरा नॉलेज है तो वो भी वो प्रश्न उसको भी कवर कर सकते हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं। जी नवीन क्या कह रहे हैं? सर, हम स्टूडेंट के बीच जेईई परीक्षा के आयोजन की तारीखों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, भ्रम है।
क्या इस परीक्षा के आयोजन की एक फिक्स तिथि तय तारीख नहीं दी जा सकती जिससे कि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपने जो कहा कि क्या इसकी तिथि कोई सुनिश्चित करना, ये आपका अच्छा सुझाव है और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जेई की जो परीक्षा का जो आयोजन है, जो तारीखें हैं, उसको कैसे करके पहले ही सुनिश्चित कर लें। लेकिन मैं दूसरी बात जो आप जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने पूछा है, मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं और अभी भी लगातार आ रही हैं कि साहब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार कर दिया जाए। कुछ ने कह दिया कि 4 बार किया जा सकता है ये परीक्षा, क्या ताकि छात्र को उतने अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि उसकी समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कठिनाइयों का दौर जारी है। तो इस दिशा में नवीन आपके और आपके सभी साथियों के जो सभी छात्र छात्राओं का जो ये सुझाव है, इस पर बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। ये गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या जेईई की परीक्षा 2 बार 3 बार यहाँ तक कि 4 बार ये हो सकती है क्या? तो और यदि संभावना हो बनेगी और हो सकने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि बहुत जल्दी एक बार हम इस पर डिसीजन भी लेंगे और इस पर भी कुछ सुझाव और लोगों से जो आ रहे हैं और भी हम सुझाव लेंगे। लेकिन आपका बिल्कुल अच्छा सुझाव है और आप आश्वस्त रहिए कि जो सुझाव आपका उसमें ताकत है। जी, कृपा पटेल, हाँ कृपया हमें जेईई के पाठ्यक्रम के बारे में बताएं। हमें उस पाठ्यक्रम और परीक्षा की तिथि जानना है जिसे हम देने जा रहे हैं, ताकि हम रिवीजन कर सकें, साथ ही सीबीएसई भी उसी अनुसार अपनी अभ्यास परीक्षाओं की व्यवस्था कर सके और जेईई मेंस और सीबीएसई के प्रैक्टिकल के बीच कोई संघर्ष न हो। बहुत अच्छा सुझाव है कृपा आपका। और आपने तीनों चीजें, एक तो आपको पाठ्यक्रम मिल जाए, आपको एक तो ये कहना है कि आपको पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाए, दूसरे में आपका कहना है कि जेईई की जो परीक्षाएं, आप जैसा प्रश्न बहुत सारे लोगों ने किया है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने पाठ्यक्रम सुनिश्चित की बात की है कि क्या उसका पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाएगा, तो उसका पाठ्यक्रम को किस तरीके से हम जैसे पिछले वर्ष कुछ बोर्डों को द्वारा जो पाठ्यक्रम में कमी के अभाव को दूर भी किया गया था, तो 2021 के जो प्रश्न पत्रों में किस तरीके से भौतिकी, रसायन, गणित में प्रत्येक में कितने कितने अंक होंगे और कितने प्रश्न करने होंगे, ये पाठ्यक्रम आपको पहले निश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। साथ में जो आपने कहा जो प्रैक्टिकल होते हैं और उस प्रैक्टिकल में और जेईई की परीक्षाओं में, दोनों में आपस में टकराव ना हो। और बात तो सही है आपकी, क्योंकि फिर आपको यदि एक ही तिथि में जेईई की परीक्षा भी आ गई और आपका प्रैक्टिकल भी हुआ, तो वो आपके लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। इसलिए सभी सीबीएसई को हमने कहा है और सचिव स्कूली शिक्षा ने मुझे अवगत कराया कि सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मनोज जी ने ऑलरेडी इस बात को ध्यान में रखा है और आपके सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्कूल को ही करना होता है, तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब जेईई की परीक्षाएं होंगी उन तिथियों में वो अपना प्रैक्टिकल न करें, और यदि किन्हीं परिस्थितिवश वो ऐसा होता है कि वो तिथियां एक समय में आएंगे तो उनको अवसर दिया जाएगा। ऐसा ये निर्देश जारी भी हुए हैं। लेकिन आपकी बिल्कुल सही है बात है कि दोनों जब एक साथ होते हैं तो बहुत कठिनाई होती है, और ये भी कोशिश करेंगे कि जो यदि 100 प्रश्न है तो उसका छात्र 75 का उत्तर दे, मतलब उसकी संख्या को हम सुनिश्चित, जैसे पीछे का भी
प्रश्न था कि किस तरीके से वो होगा, तो आपकी क्या क्या कैसे करके आपको और सुविधा दी जा सकती है ताकि आप सुगम तरीके से अपनी उन परीक्षाओं को अच्छे तरीके से कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी। जी, केशवराज कुंभार, हाँ, नीट परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए और जुलाई के पहले सप्ताह में लिया जाना चाहिए। नीट परीक्षा तो कैंसिल करने का भी कोई विषय नहीं है, और आपको तो मालूम है कि नीट की परीक्षाओं को कितना बड़ा विवाद हो गया था, हो हल्ला मच गया, और हम लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है कि थोड़ा सा पीछे कर लें, और जैसी परिस्थितियां बहुत खराब थी उसमें हमने एक बार, दो बार और तीन बार परिवर्तन किया। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमने सेंटर बढ़ा दिए, छात्र को उसी की मनस्थिति और उसी की परिस्थिति और उसी की इच्छा के अनुसार 99% छात्रों को उनका केंद्र दिया हमने। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे करके सुविधा मिल सके। और कुछ लोग, आपको तो मालूम है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन लोग वो आंदोलन भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे छात्र तो जब मैंने उनसे संवाद किया तो सब छात्रों ने कहा, हर हालत में सब अभिभावकों ने भी कहा कि हर हाल में नीट की परीक्षा होनी चाहिए, बहुत तैयारी कर रखी है, कब तक हम तैयारी करते रहेंगे। और हम लोगों ने निश्चित किया, हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए हम बहुत चौकस थे, और लेकिन आपके भविष्य के लिए भी उतनी चौकस है। हम चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे कि नहीं ठीक है कैंसिल, आप घर पर पड़े रहो, नहीं, ये देश का नुकसान होगा, आपका भविष्य का, आपके जीवन का एक एक पल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि यदि चुनौतियां बड़ी होती हैं और उसका डट कर के मुकाबला होता है तो उतना ही बड़ी सफलता भी अर्जित होती है। विवेकानंद जी ने भी कहा, विवेकानंद जी ने कहा कि जितनी बड़ी कठिनाई होती है उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है। तो इन कठिनाइयों का हमने मुकाबला किया और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में तक गए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय जी को भी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, भविष्य, छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेला जा सकता, इनको सुरक्षा सुनिश्चित हो लेकिन परीक्षा भी सुनिश्चित हो, और हमने कराई। तो इसलिए जो आपका सुझाव है वो समय आगे बढ़ाने का, पहले अभी यही बिंदु है कि आगे तिथियां पूर्व से घोषित करने की कोशिश करेंगे कि उन तिथियों को आपको, आपका माइंडसेट पूरा तैयार रहे कि उन तिथियों में आपको परीक्षा देनी है, तो उसकी तैयारी आप समय से आप कर सकते हैं। और इसलिए चाहे जेईई है चाहे नीट है, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपके समय समय पर सुझाव भी आते रहेंगे, आपके सुझावों पर क्रियान्वयन करते हम। आपने देखा होगा कि जो भी अब पीछे के समय में हम आपके साथ संवाद करते रहे, जो भी आपसे आया वो हमने किया, जो भी व्यवहारिक हो सकता था उस सीमा तक जाकर के किया। हम आपके साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे हैं, पूरा मंत्रालय खड़ा रहा है, पूरा विभाग खड़ा रहा है, पूरा शिक्षा के लोग, शिक्षा तंत्र खड़ा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अध्यापक पूरी ताकत के साथ, अध्यापक गण भी खड़े रहे और अभिभावक और अध्यापक के बीच बेहतर समन्वय किया। अन्यथा ये 30-33 करोड़ छात्रों को अचानक ऑनलाइन पर शिक्षा देना कितना मुश्किल है, सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना सपना भी नहीं देख सकता उसका, कि अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और इस बड़े परिवर्तन के साथ में छात्र को सुविधा मिल जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आपके सुझाव है उनका समाधान करते रहेंगे। जी, ये आपका आखिरी सवाल है पीएस कोहली जी। कोहली जी, नीट परीक्षा का संचालन की विधि क्या होगी, क्या या ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा? मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोगों ने
ऑफलाइन की परीक्षाएं ली हैं और जेईई में हमने ऑनलाइन किया है। और जो नीट है, नीट में हमने ऑनलाइन नहीं किया है बल्कि ऑफलाइन किया है, क्योंकि नीट की जो है वो जिस प्रैक्टिकल और तमाम चीजों से होकर के वो गुजरता है, उसमें बहुत समय भी लगता है और वो कठिनाई का भी है। लेकिन फिर भी जो आपने कहा है, एक बार हम और परामर्श करेंगे, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं, क्या ऑनलाइन की संभावनाएं बन सकती हैं, और यदि ये विचार ज्यादा लोगों का आया और उसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके से, तो उस पर क्या विकल्प निकाला जा सकता है, वो छात्रों के आपके ही हित में होगा और अच्छा ही होगा। हम कहीं आपको निराश नहीं होने देंगे। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। आप जिस तरीके से आपने इस समय को अपना बचाया है, और मुझे इस बात को कहते हुए संतोष महसूस होता है कि जहां दुनिया के देशों ने एक एक साल पीछे कर दिया अपने को, और परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई, तो नए सत्र भी समय पर नहीं हो पाया, और हिंदुस्तान जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने अपने बच्चों को भी बचाया, परीक्षाएं भी समय पे की, वर्ष भी खराब नहीं होने दिया, ना हमने समय खराब होने दिया, ना हमने स्वास्थ्य खराब होने दिया। और ये हमारे देश की ताकत है। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने सुरक्षा की दृष्टि से अपने आदरणीय गृह मंत्री जी को, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और उनकी पूरी टीम का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरीके से समय समय पर सहयोग किया। अभी भी हम लगातार उनका सहयोग ले रहे हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं, और विषम परिस्थितियों में कैसे रास्ता निकल सकता है उसके लिए जब जब भी हम खड़े हुए हैं, गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निश्चित रूप में एक कदम आगे आकर के और हमारा सहयोग किया, हमारी मदद की है। मैं अभिभावकों से इतना अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि बच्चे को आप केवल उस पे मत रखिएगा, केवल पढ़ाई किताब पर रख रहे हैं बैठे बैठे, आप उसको योग भी कराइए, इधर उधर भी दौड़ाइए, अपने साथ खाना। छात्रों से भी मैं कहना चाहूंगा, कितना ऐसा अवसर है, आप भोजन बनाना जान सकते हैं, आप माता पिता के साथ मदद कर सकते हैं, आप दादा दादी नानी नानी की कहानियों को एकजुट कर सकते हैं, उनको आप अपनी छोटी सी पत्रिका, आपको कितना आपके जीवन के अंदर आप अपनी नाना नानी दादा दादी जो भी आपके परिवार में हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कहानियों को सुन करके कहानियों को लिखिए, और वो उसको ये कोविड काल की आपके जीवन की ऐसी धरोहर हो जाएगी, जब आपको लगेगा जीवन में जब जब आप उन कहानियों को पढ़ेंगे तब तब आपको जीवटता के साथ आगे बढ़ने का ये प्रेरणा मिलेगी। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने जो हमको सौंपा हुआ है उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी अभिभावकों के साथ भी परामर्श करूंगा, जब उनकी जो समस्याएं हैं, मैं जानता हूं कि उनकी कई प्रकार की समस्याएं हैं, और मैं अध्यापक गण को भी अब उनका प्रणाम करना चाहता हूं, मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूं कि मैं जान सकता हूं कि इस देश के 1,10,00,000 अध्यापकों ने किस तरीके से मिशन मोड में जुनूनी स्वभाव के साथ ये शिक्षा व्यवस्था की धुरी बन करके काम किया है। बहुत मुझे अध्यापकों का भी अभिनंदन करना है, और इसलिए मैं अध्यापकों के साथ भी बहुत जल्दी परामर्श करूंगा, जब हम आपके को सुझाव लेंगे और फिर चर्चा आपस में करेंगे, और अभिभावकों के साथ भी मैं बहुत जल्दी मिलना चाहूंगा, जब हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और आप एक योद्धा की तरह ये जो कोरोना का महासंकट है इसका मुकाबला करेंगे, और जीत हमारी होगी। अभी तक आप हर कदम पर जीते हैं, आपने हर कदम पर इन कठिनाइयों का मुकाबला किया, और अपनी सुरक्षा भी देखिए। मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मुझे आप पर गर्व होता है, और आप तो उस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत के शिल्पी हैं, जिसको मेरे देश का प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ऐसा भारत जो सशक्त भारत हो, और उस सशक्त और श्रेष्ठ भारत के लिए, और जो आप सारी दुनिया अब ये कहने लगी है कि विश्व गुरु बनेगा भारत,
ज्ञान की महाशक्ति बनेगा भारत। और उसके लिए आपने नई शिक्षा नीति को आप जरूर पढ़िए। आपके लिए तो पूरी तरीके से, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे स्कूली शिक्षा हो, व्यापक परिवर्तनों के साथ आई है। और आप सबको मालूम है, मैं एक बार फिर प्रिय छात्र छात्रों आपको शुभकामना देता हूं। और यदि आपके माता पिता भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनको मैं अभिवादन कर रहा हूं। आपके अध्यापक गण भी जो जुड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। और एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका अभिवादन। धन्यवाद। नमस्ते।